वीडियो शुरू होने से पहले ये रहे आज के स्पेशल शाउटआउट्स। प्रियांक FFBGMI, T-Rex गेमिंग, एक्सप्लेन AKM, रबीन KC और एनकेसू गेमिंग YT। आप सबका दिल से शुक्रिया। और अगर मैंने किसी का नाम गलत प्रोनाउंस कर दिया हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। और इस वीडियो को देखने वाले व्यूअर, अगर आपको भी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो आपको बस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में अच्छे कमेंट करने हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर देना है ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए। धन्यवाद। फोंग अपनी शॉपिंग कार्ट को एक तरफ करता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मिस्टर हान और नीला अजगर हंसना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि फोंग जैसा पतला कमजोर आदमी अकेले उनसे कैसे लड़ने वाला है। लेकिन दानव राजा यह साफ कर देता है कि वह इस तरह के निचले स्तर के दानव के लिए अपने हाथ गंदे नहीं करेगा। यह बात अजगर को एक बार फिर भड़काती है और वह फोंग को टुकड़े टुकड़े करने के लिए उस पर हमला करता है। लेकिन इससे ठीक पहले कि वह संपर्क बना पाता, अजगर एक विशाल चीज से टकराता है जो उसे उसकी जगह पर रोक देती है। वह एक विशाल टेडी बियर निकला जो फोंग ने पहले अपनी बेटी के लिए उठाया था। उसने अपनी अविश्वसनीय जादू का उपयोग करके उस खिलौने को एक विशाल आग उगलने वाले जानवर में बदल दिया था। मिस्टर हान और उनका अजगर दोनों ऐसे पसीना बहाना शुरू कर देते हैं जैसे वे घंटों तक सहारा रेगिस्तान में घूम रहे हों। फोंग अपनी उंगलियों से कुछ अजीब चीजें करना शुरू कर देता है और बताता है कि उन्हें खत्म करने के लिए उसे उन्हें छूने की भी जरूरत नहीं है। फिर वह एक मंत्र बोलता है जो विशाल भालू को सीधे अजगर के मुंह पर मुक्का मारने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही वह बेचारा राक्षस जमीन पर गिरता है, एक और बच्चा जो किसी कारण से अभी भी कमरे में होता है, अपनी मम्मी को बताता है कि टेडी बियर हिल सकता है। इस बीच मिस्टर हान ऐसे कांप रहे हैं जैसे उन्हें बिजली का झटका लगा हो और उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि एक मोटा टेडी बियर उनके शक्तिशाली जानवर को कैसे हरा सकता है। फोंग उन्हें बताता है कि वह इसे नियंत्रित कर रहा है, इसलिए भालू उसकी शक्तियों का उपयोग कर रहा है। तभी अजगर फोंग को मजाक बंद करने के लिए कहता है, जैसे कि उसे अभी अभी सोडा के एक खाली डिब्बे की तरह जमीन पर नहीं पटका गया हो। फिर वह अपनी जीभ बाहर निकालता है और टेडी बियर पर हमला करता है, लेकिन भालू हवा में ही अजगर को पकड़ लेता है। फोंग तब एक और मंत्र बोलता है जिससे भालू अचानक से आवेशित हो जाता है। उसकी आंखें तेज लाल हो जाती हैं और वह आग उगलना शुरू कर देता है, कुछ ऐसा जो अजगर को शायद करना चाहिए था। भालू तब अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला करता है और अपने पूरे वजन के साथ उस पर कूद जाता है। अजगर अब जमीन पर चिपका हुआ है। भालू उस पर एक अनुभवी MMA लड़ाकू की तरह मुक्के बरसाना शुरू कर देता है। अजगर हार मान लेता है और दया की भीख मांगता है, लेकिन फोंग कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वह विशाल भालू तब एक ऐसा जोरदार मुक्का मारता है कि वह अजगर को इत्र की बोतल के अंदर वापस जाने के लिए मजबूर कर देता है। पूरी भीड़ जो भागने के बजाय लड़ाई देख रही थी, दंग रह जाती है जबकि एक डरा हुआ मिस्टर हान वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन फोंग जल्दी से अपने जादू का उपयोग करके एक पावर रेंजर की छोटी मूर्ति से मिस्टर हान के मैनहुड पर वार करवाता है, जिससे वह तुरंत अक्षम हो जाता है। दूसरी तरफ फू और बच्चे कार के अंदर सो रहे हैं, जो उन्हें हैप्पीनेस डिस्ट्रिक्ट के बजाय एक संदिग्ध जगह पर ले गई है। जब कार रुकती है, फू जाग जाती है और उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि वे गलत जगह पर आ गए हैं। वह ड्राइवर से सवाल करती है कि वह उन्हें यहाँ क्यों लाया, लेकिन वह शांति से कहता है कि वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं और उनसे कार से बाहर निकलने का आग्रह करता है। फू उम्मीद के मुताबिक मना कर देती है और ड्राइवर से बहस करना शुरू कर देती है। लेकिन अचानक कई गुंडे, जिनके हाथ भी अपनी जेबों में हैं, आते हैं और तीनों को जबरदस्ती कार से बाहर निकालते हैं। फू और बच्चों को फिर उस संदिग्ध जगह के अंदर ले जाया जाता है जहां मास्टर लू उनका इंतजार कर रहे होते हैं। एक डरी हुई फू पूछती है कि वह कौन है, वह उन्हें इस जगह पर क्यों लाया और सबसे जरूरी बात, उसके सभी गुंडे हर बार अपनी जेबों तक क्यों पहुंचते हैं। मास्टर लू जवाब देते हैं कि उनकी पहचान महत्वपूर्ण नहीं है और वह नहीं है जिसे वह ढूंढ रहे हैं। उन्हें वास्तव में किसी ने फोंग नाम के एक व्यक्ति को ढूंढने के लिए काम पर रखा था, जो हाल ही में बहुत मुसीबत खड़ी कर रहा है। मास्टर लू धीरे से उसके पास में पहुंचते हैं और उसका फोन निकालते हैं। स्क्रीन पर फोन का संपर्क पहले से ही होता है। फू, जो स्पष्ट रूप से घबराई हुई है, जोर देकर कहती है कि वह फोन नाम के किसी को नहीं जानती। लेकिन यह झूठ मास्टर लू के गुस्से को और भड़का देता है और वह ठंडे तरीके से उससे अभी फोन करने की मांग करता है, नहीं तो बच्चों को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। वह छोटा बच्चा जो इस पूरे समय शांत था, शांति से फू से कहता है कि वह कॉल करे। मास्टर लू हंसते हैं और कहते हैं यहाँ तक कि बच्चा भी उससे ज्यादा होशियार है। लेकिन वास्तव में जो फोन से गुंडों पर हमला करने की अनुमति चाहता है। फू तब कॉल करती है और फोन, जो अपनी बेटी के कमरे में खिलौने व्यवस्थित करने में व्यस्त है, तुरंत उसे उठा लेता है। उसने अभी भी उसका नंबर सेव नहीं किया है और पूछता है कि कौन है। लेकिन इससे पहले कि फू जवाब दे पाती, मास्टर लू फोन छीन लेता है और बताता है कि उसने फोन की औरत और उसके 2 बच्चों का अपहरण कर लिया है। वह फोन को तुरंत यहां आने की धमकी देता है अगर वह नहीं चाहता कि उन्हें कोई नुकसान पहुंचे। मास्टर लू उसे पुलिस को शामिल न करने की भी चेतावनी देता है, नहीं तो वह उसके परिवार के साथ अकल्पनीय चीजें करेगा। हालांकि फोन पूरी तरह से शांत रहता है और मास्टर लू से शांति से फोन जो को देने के लिए कहता है। मास्टर एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह बात मान लेते हैं और जो को फोन से अनुमति मिल जाती है। वह नाराज है कि वह आज किसी को नहीं मार सकता, लेकिन चू को कुछ भी देखे बिना स्थिति को संभालने का वादा करता है। जैसे ही कॉल खत्म होती है, एक चिंतित फू पूछती है कि फोन उन्हें बचाने के लिए कब आएगा। लेकिन जो उसे बताता है कि दानव राजा ऐसी छोटी मोटी वजहों से खुद को परेशान नहीं करते। फिर वह एक बुरी हंसी हंसता है और कहता है कि वह इन अजीब लोगों के लिए काफी होगा। फू बिल्कुल आग बबूला है कि फोन ने अपनी बेटी का अपहरण होने के बावजूद न आने का फैसला किया है। लेकिन जो, जिसने अभी भी एक छोटा सा बैग पकड़ा हुआ है, उसे याद दिलाता है कि वह स्थिति को अकेले ही संभाल सकता है। वह यह भी बताता है कि फोन ने उसे इन गुंडों को खत्म करने का आशीर्वाद पहले ही दे दिया है। मास्टर लू उनकी बातचीत को रोकता है और फोन पर अपने परिवार को छोड़ने के लिए हंसता है कि वह कितना बेकार है। जब चू उसे अपने पिता के बारे में बुरा न बोलने की चेतावनी देती है, तो मास्टर लू जवाब देता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं कहा है।
फिर वह फोन का हर तरह से अपमान करना शुरू कर देता है, जिससे लिटिल गर्ल की आंखों में आंसू भर आते हैं। हालांकि एक देखभाल करने वाले बड़े भाई की तरह जो उसे दिलासा देता है कि पापा दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान है। वह आगे बताता है कि अगर चू सच में खतरे में होती तो फोन उसे पल भर में बचाने के लिए जरूर आता। लेकिन चून की प्रतिद्वंद्वी सिर्फ निचले स्तर के गुंडे हैं, तो जो ही उनसे निपटने के लिए काफी होगा। उसकी बात सुनकर चू रोना बंद कर देती है और उत्साहित होकर कहती है कि पापा सच में उसकी परवाह करते हैं। उनकी भावुकता तब रुक जाती है जब एक गुंडा जो को एक तरफ हटने की धमकी देता है। वह लड़का पूछता है कि वह इतना आत्मविश्वास से क्यों बोल रहा है, जिस पर वह गुंडा एक बेकार जवाब देता है कि उसकी मुट्ठी उस लड़के से बड़ी है। जो उस बकवास से तंग आ चुका होता है, इसलिए वह तुरंत हरकत में आ जाता है और एक विशाल माचा भेड़िया को प्रकट करता है। पूरी भीड़ दंग रह जाती है और यहाँ तक कि फू को भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि यह अहंकारी बच्चा दानव राजा जैसे प्राणियों को बुला सकता है। हालांकि के पास समझाने का समय नहीं है, इसलिए वह जल्दी से फू से चू को कार के अंदर ले जाने के लिए कहता है। वह उसे यह भी याद दिलाता है कि लिटिल गर्ल को कोई हिंसा नहीं देखनी चाहिए, इसलिए बेहतर होगा कि उसकी आंखें बंद रहें। फू बात समझ जाती है और लिटिल गर्ल की आंखों को ढककर उसे तुरंत कार के अंदर ले जाती है। अब जब रास्ता साफ है, जो सभी गुंडों की पिटाई करने की तैयारी करता है। मास्टर लू, जो अभी भी भेड़िए को ऐसे घूर रहे होते हैं जैसे उन्होंने अपनी पूर्व प्रेमिका को देखा हो, यकीन नहीं कर पाते कि एक छोटा स्कूल जाने वाला बच्चा इतनी शक्तिशाली शैतानी शक्ति का उपयोग कैसे कर सकता है। लेकिन जो के पास इतिहास समझाने का समय नहीं है, इसलिए वह अपनी मुट्ठी भींचता है और उनके साथ भयानक चीजें करना शुरू कर देता है। विशाल भेड़िया बेकाबू हो जाता है और साधारण इंसानों को ऐसे दूर फेंकना शुरू कर देता है जैसे वे कागज के बने हों। फिर वह मास्टर लू के पीछे जाता है, लेकिन वह अपने अंदर के डॉक्टर स्ट्रेंज को बुलाता है और हमले से बचने में कामयाब हो जाता है। फिर वह अपने पालतू दानव को बुलाता है, जो एक असामान्य रूप से बड़ी जीभ वाला एक विशाल लाल सांप निकलता है। लेकिन जायरो बस हंसता है और कहता है कि वह सांप उसका बैकपैक भी नहीं उतार पाएगा। जैसे ही सांप उसकी तरफ हमला करता है, जायरो उसके सिर पर मुक्का मारता है, जिससे वह वहीं खत्म हो जाता है। वह अब उबने लगा है और कुछ बेहतर विरोधियों के लिए कहता है जो वास्तव में लड़ सके। मास्टर लू, जो किंग फैंग सेक्ट के 5वें सबसे शक्तिशाली संत हैं, एक बच्चे से पिट रहे हैं। इसलिए वह अपने अंतिम हथियार का उपयोग करने का फैसला करते हैं। वो 2 राक्षसी जानवरों को बुलाता है जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से अतिरिक्त पात्रों की तरह दिखते हैं और जायरो पर हमला करने की तैयारी करते हैं। मास्टर लू मानते हैं कि लड़का काफी शक्तिशाली है, लेकिन यह नया जादू मंत्र उसे एक ही समय में दोनों राक्षसों को नियंत्रित करने की अनुमति देगा। उसे पूरा यकीन है कि लड़का पल भर में टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। हालांकि जायरो बस अपनी आंखें घुमाता है क्योंकि वह किसी भी कार्रवाई की कमी के कारण लगभग सो रहा होता है। इसके तुरंत बाद लड़ाई शुरू हो जाती है और मास्टर लू अपने 2 राक्षसों को लड़के को खत्म करने का निर्देश देते हैं। उनमें से एक को तुरंत मुंह पर मुक्का मारकर गिरा दिया जाता है और हालांकि दूसरा राक्षस लड़ने की कोशिश करता है, विशाल भेड़िया उसे भी गिरा देता है। गुस्से में राक्षस अपने पैरों पर उठते हैं और एक बहरा कर देने वाली चीख निकालते हैं जो हजारों भूखे चमगादड़ों को बुलाती है। झुंड भेड़िए की तरफ गोता लगाता है, उसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार होता है, लेकिन भेड़िया उन्हें आसानी से हटा देता है। फिर वह हैरान राक्षसों में से एक के पीछे जाता है, उसे चिप्स के पैकेट की तरह फाड़ देता है और अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए दहाड़ना शुरू कर देता है। जो अभी भी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला है, पूछता है कि क्या लड़ाई पहले ही खत्म हो गई है क्योंकि वह अभी अभी इसमें आ रहा था। मास्टर लू कहते हैं कि यह असंभव है, जबकि दूसरा राक्षस हार मान लेता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो कोई दया नहीं दिखाने वाला और वह अपने शक्तिशाली भेड़िए को भागते हुए राक्षस के पीछे जाने का आदेश देता है। कुछ ही सेकंड में भेड़िया राक्षस को एक आकर्षक तरीके से जमीन पर चिपका देता है और बेरहमी से उसके पंख फाड़ देता है। भेड़िया तब बेचारे राक्षस को पकड़ लेता है और उसका सिर तोड़ देता है, जिससे उसका बेकार अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मास्टर लू पूरे पसीने से भीगकर जमीन पर गिर जाते हैं और कहते हैं कि यह संभव नहीं है। उनके 2 सबसे शक्तिशाली राक्षसी जानवर बच्चे से आसानी से हार गए। इस बीच जो कहता है कि उसने गुंडों की सफाई कर ली है और अब असली मजा लेने का समय आ गया है। मास्टर लू लड़ाई से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो आसानी से उसे पकड़ लेता है और उस पर ऐसे पैर रखता है जैसे वह एक जूते का रैक हो। जब फू और चू बाहर कार में इंतजार करते हैं तो मास्टर लू की बेताब चीखें दूर से सुनाई देती हैं। कुछ समय बाद अपनी कायरोप्रैक्टिक की मालिश पूरी करने के बाद जो एक बुरी तरह से घायल मास्टर लू को कार तक लाता है और उसे उनका ड्राइवर बनने के लिए मजबूर करता है। मासूम चू पूछती है कि जो थोड़ी देर पहले क्या कर रहा था, जिस पर वह सच्चाई से बताता है कि कुछ बुरे लोग उसे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उसने उन्हें एक अच्छा सबक सिखाया। अब गर्व से भर गया, जो उससे अपने पिता को अपने वीरतापूर्ण कार्य के बारे में बताने के लिए कहता है और वह खुशी से ऐसा करने के लिए मान जाती है। तब कार आखिरकार वहां से निकल जाती है और एक अजीब लड़की को उन्हें दूर से देखते हुए देखा जाता है। थोड़ी देर बाद समूह आखिरकार घर पहुंच जाता है और चू सबसे पहले अपने पिता को उत्साह से गले लगाती है। लेकिन फू अभी भी नाराज है कि फोन उन्हें बचाने के लिए नहीं आया, भले ही उसकी बेटी का अपहरण हो गया था। फोन शांति से बताता है कि चून की जो उनके साथ था, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा टैन के पिता ने भी उसे स्टोव पर परेशान किया था, इसलिए उसने उन सभी को बुरी तरह से पीट दिया। फू जो की तरफ इशारा करती है और पूछती है कि वह कौन है और वह कहां से आया है, जिस पर फोन बताता है कि वह शैतान सम्राट है। वह कहता है कि पूरी चीज समझाना बहुत जटिल है, इसलिए उसे बस इतना जानने की जरूरत है कि जायरो बहुत शक्तिशाली है। फू तब विषय बदलती है और पूछती है कि क्या उसने स्टोव पर हंगामा किया, लेकिन फोन उसे बताता है कि उसने काम कर दिया है और अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वह अपनी बेटी को उठाता है और उसे उसके कमरे में ले जाता है ताकि वह उसे वह सभी खिलौने दिखा सके जो वह उसके लिए लाया है। लिटिल गर्ल भी उत्साहित हो जाती है और अपने पिता की शॉपिंग की गंध को देखने का इंतजार नहीं कर सकती। अस्पताल में मिस्टर हान को उनके बेटे के बगल में भर्ती कराया गया है, जो अभी भी अपनी चोटों से उबर रहा है। अपने परिवार के 2 सदस्यों को एक बच्चे की जन्मदिन की पार्टी में पिन्याटा की तरह पीटा हुआ देखकर एक मूंछ वाला आदमी आता है जो मिस्टर हान के पिता निकलते हैं।
वह बिल्कुल गुस्से में है कि एक बिल्कुल ही अनजान व्यक्ति उसके लोगों को एक के बाद एक अस्पताल में भर्ती कर रहा है। बूढ़े आदमी ने इस प्रकार अपने क्लैन के दो सबसे शक्तिशाली जादूगरों भाई नाय और जाय को बुलाया है। हालांकि वे डिज्नीलैंड से सस्ते कॉस्प्ले पात्रों की तरह दिखते हैं, वे फॉन को हराने और अपने परिवार का सम्मान वापस लाने का वादा करते हैं। बूढ़ा दादा उन्हें सावधान रहने की चेतावनी देता है क्योंकि यहाँ तक कि दुर्जय मास्टर लू भी फॉन के खिलाफ खड़े नहीं हो सके थे। लेकिन भाई उसे आश्वासन देते हैं कि अगर वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो वे उससे आसानी से हरा सकते हैं। बूढ़ा आदमी उनकी बड़ी बड़ी बातों से आश्वस्त हो जाता है और उन्हें काम करने के लिए अपना आशीर्वाद देता है। इस बीच टैन, जो अभी भी एक मम्मी की तरह पट्टियों में लिपटा हुआ है, भाइयों को फोन पर आसानी से न जाने के लिए कहता है। वह कहता है कि अगर वे उसे मार भी देते हैं तो उनका परिवार पूरी घटना को दबा सकता है और किसी को कभी पता नहीं चलेगा। भाई उसे आश्वस्त करते हैं कि वे फोन को इतनी बुरी तरह से सताएंगे कि वह खत्म होने से पहले ही उनसे अपनी ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट करने की भीख मांगेगा। अगले दिन फोन और फू बच्चों को स्कूल छोड़ने के रास्ते में है। फू, जो हिंसा से तंग आ चुकी है, पूछती है कि क्या टैन का परिवार और कोई मुसीबत खड़ी करेगा। फोन गर्व से बताता है कि चूंकि उसने पिता और बेटे दोनों को पीटा है तो यह बहुत ही अनलाइकली है कि कोई सामान्य व्यक्ति उससे फिर से भिड़ने की कोशिश करेगा। हालांकि फू का मानना कि चूंकि उसने एक ही परिवार के दो सदस्यों को अपमानित किया है तो वे बदला लेने की कोशिश करेंगे। फोन कहता है कि यह संभव है, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो वह बस परिवार के तीसरे सदस्य को अस्पताल भेज देगा। जैसे ही वे दोनों बात करने में व्यस्त होते हैं, जो पीछे मुड़कर देखता है और उसी डरावनी लड़की को पास से उन पर जासूसी करते हुए देखता है। वह जल्दी से एक खंभे के पीछे छिप जाती है, यह एहसास नहीं होता कि उसके बाल एक बाहर निकल रहे हैं। जो उस महिला की तरफ इशारा करता है और फोन को बताता है कि कोई सुबह से उनका पीछा कर रहा है। वह उससे निपटने की अनुमति मांगता है, लेकिन दानव राजा बताता है कि उसकी शक्ति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए वह उनके लिए कोई खतरा नहीं है। इसके तुरंत बाद वे स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन जो और फोन प्रवेश द्वार पर एक जादुई बाधा देखकर चौंक जाते हैं। फोन जल्दी से स्थिति का विश्लेषण करता है और पता लगाता है कि बाधा एक किशोर रिश्ते की तरह बहुत कमजोर है। जो हमेशा कुछ कार्रवाई के लिए तैयार रहता है, प्रस्ताव देता है कि वे इसे टुकड़े टुकड़े कर दें, लेकिन फोन बताता है कि इस तरह की बाधाएं केवल उन लोगों पर प्रभावी होती हैं जिनके पास उनके जैसी विशेष शक्तियां होती हैं। फोन को एहसास होता है कि यह उन दोनों के लिए स्थापित की गई थी, इसलिए वह अपराधियों को सबक सिखाने का फैसला करता है। फिर वह अपनी बेटी को फू के साथ क्लास के अंदर भेजता है, जबकि जायरो उसके साथ रहता है। फू जानती है कि वे दोनों कुछ गलत करने वाले हैं, इसलिए वह उन्हें किसी भी तरह की मुसीबत खड़ी न करने की चेतावनी देती है। वह जो से जल्दी से क्लास में वापस जाने का भी आग्रह करती है ताकि वह इस बारे में निबंध लिख सके कि वह अपने विरोधियों को कैसे मारता है। जब सब चले जाते हैं और रास्ता साफ होता है तो जो और फोन बाधा के अंदर प्रवेश करते हैं, जहां उन्हें नाय और जाय उनका इंतजार करते हुए मिलते हैं। हर ज्यादा आत्मविश्वास वाले हॉलीवुड खलनायक की तरह भाई फोन और जो को चेतावनी देते हैं कि वे इस बाधा से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। हालांकि फोन उनकी बेकार बातों से पहले ही ऊब चुका है और पूछता है कि क्या किंग फैंग सेक्ट के हर किसी को बकवास करने की आदत है। जो कहता है कि वह लड़ने के लिए बेसब्र हो रहा है, इसलिए उन्हें बस चुप हो जाना चाहिए और सीधे कार्रवाई में उतरना चाहिए। चूंकि उसे भी कक्षाओं में भाग लेना है तो वह यह सब तुरंत खत्म करना चाहता है। यह सुनकर भाई गुस्से में आ जाते हैं और अपने राक्षसों को बाहर निकालने के लिए कुछ अश्लील इशारे करते हैं, जो हल्के कपड़ों वाली दो महिलाएं हैं। जो जोर देकर कहता है कि दानव राजा पीछे हटे, जबकि वह अकेले ही उनसे निपटता है, लेकिन फोन कहता है कि उसे वैसे भी कुछ व्यायाम करने की जरूरत है। फिर वे एक एक राक्षस से लड़ने और उन्हें उनके जीवन की सबसे संतोषजनक पीठ की मालिश देने का फैसला करते हैं। लेकिन लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले वह कुटिल और अजीब लड़की भी बैरियर के अंदर आ जाती है। उसका नाम लियू है और वह किसी शाही परिवार की एक तांत्रिक एग्जॉसिस्ट निकलती है। लियू इस बात से हैरान है कि वह इस रहस्यमय आयाम में कैसे आ गई, क्योंकि अभी एक सेकंड पहले वह स्कूल के प्रवेश द्वार पर थी। इसी बीच जियो और फैंग आपस में बात करते हैं कि यह वही लड़की है जो घंटों से उनका पीछा कर रही है। जियो सुझाव देता है कि उसे भी पीट देना चाहिए, लेकिन फैंग कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि यह लड़की उन बदमाशों के साथ नहीं है। इसके बजाय वो लड़की को भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला करता है ताकि वह आराम से बैठकर तमाशा देख सके। भाई गुस्से में हैं, यह जानना चाहते हैं कि यह यादृच्छिक लड़की उनके पवित्र बैरियर में कैसे घुस गई। वे उससे परिचय देने के लिए कहते हैं, लेकिन इससे पहले कि लियू कुछ कह पाती, फैंग अचानक उसे गुरु कहकर पुकारता है। बिल्कुल सीधे चेहरे के साथ वह दावा करता है कि उसने पहले ही उसे इन ठगों के बारे में सब कुछ बता दिया है और उसे अपनी शक्तियां निकालकर उन्हें खत्म करने के लिए कहता है। लियू यह समझाने की कोशिश करती है कि वे पहले कभी नहीं मिले हैं, लेकिन भाई तय करते हैं कि वह अब उनकी नंबर 1 दुश्मन है। फैंग और जो इस स्थिति को और भी नाटकीय बना देते हैं, डरने का नाटक करते हैं और लियू के पीछे छिप जाते हैं। वे यह दिखाते हैं कि वे कितने डरे हुए हैं, लेकिन उन्हें यकीन है कि उनका गुरु मास्टर बस उंगली के एक इशारे से भाइयों को खत्म कर देगा। लियू उनसे कहती है कि उनकी एक्टिंग किसी बड़े आदमी से भी ज्यादा दयनीय है, जो बच्चे को खुश करने के लिए खेल में हारने का नाटक करता है।